हेलो बच्चों, आप लोगों का देखिए क्लास 9 का हाफ ईयरली एग्जाम लगभग खत्म हो गया है। आज हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, ये फिजिक्स का एक नया चैप्टर है, वर्क, एनर्जी, पावर। ठीक, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे वर्क। वर्क का मतलब क्या होता है? कार्य। ठीक, इसका डेफिनेशन क्या है? Work is defined as the work is defined as the product of force and distance. ठीक, work is defined as the product of force and distance और displacement भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। आप लोग पढ़ेंगे। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि इसका यूनिट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क डन। इसका यूनिट कौन कौन सा है? तो ऐसा यूनिट है जिसको हम लोग MKS कहते हैं। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। ऐसा ही मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। इसका ऐसा यूनिट क्या है वर्क डन का? जूल। ठीक, जूल। इसका CGS यूनिट क्या है इसका? अर्ज। ठीक, CGS यूनिट क्या है? अर्ज। अब देखो, वर्क इज इक्वल टू, अभी हम क्या बताएं फॉर्मूला? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक, तो हम लोग फोर्स का यूनिट क्या पढ़े थे क्लास 9 में? याद होगा आप लोग फर्स्ट टर्म में पढ़ेंगे। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो 1 न्यूटन और डिस्टेंस का क्या होता है? 1 मीटर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक, इसी तरह से हम लोग देखेंगे तो 1 अर्ज इज इक्वल टू क्या होगा? अब फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन। तो 1 डाइन इंटू 1 मीटर का यूनिट से सीजीएस यूनिट क्या होता है? ठीक है ना, मीटर का सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो 1 अर्ज इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर। ये हो गया जूल और अर्ज। ठीक, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एग्जाम में आता है, ठीक है, आप लोग को एग्जाम में आएगा 9th क्लास में, रिलेशनशिप। ठीक, किसका रिलेशनशिप? रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ज, जो कि एग्जाम में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको यहाँ ध्यान से देखिए। 1 जूल इज इक्वल टू, हम अभी क्या बताया? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन का मतलब कितना डाइन होता है? फर्स्ट टर्म में आप लोग पढ़ा होगा फोर्थ चैप्टर में। 1 न्यूटन में होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, अभी हम कैसे है वो भी बता दे रहे हैं। 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन और 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया? 10 टू द पावर 5 और ये 2, 10 टू द पावर 5 और 2 जीरो कितना हो गया? 10 टू द पावर 7 जीरो। ठीक है, मतलब डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10 टू द पावर 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर को अभी हम क्या बताए थे? देखिए, डाइन इंटू सेंटीमीटर को अभी हम क्या बताए? अर्ज। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके जगह? अर्ज। और ये आ गया 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 टू द पावर 7 अर्ज। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखिए, 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन कैसे आया था? क्लास 9 के फर्स्ट टर्म में आप लोग पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर में। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता था? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, याद है ना? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास। याद है ना? फोर्स इज इक्वल टू मास। तो फोर्स इज इक्वल टू मास का क्या यूनिट होता था? केजी। और एक्सेलरेशन का क्या होगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब 1 केजी को क्या लिख सकते थे हम लोग? 1000 ग्राम। और 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर पर सेकंड
स्क्वायर। तो कितना हो गया 3 जीरो और ये 2 कितना हो गया 10⁵ ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10⁵ ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते थे डाइन। तो यही आता था 1 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या है ऐसा यूनिट 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन में कितना डाइन आया 10⁵ डाइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, a boy do a work of 5000 joule। ठीक है, 5000 a boy do a work of 5000 joule in climbing a ladder mass of the boy is 100 kg। 100 kg बहुत ज्यादा मोटा आदमी हो जाएगा। ठीक है, 100 इसको हम लोग क्या ले लेंगे 50 kg। ठीक है, accelerates at the rate of 1 meter per second square। ठीक है, find the length of the ladder। ठीक, इसका निकालिए। तो इसमें देखो क्या क्या है गिवन, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले वर्क डन इसमें दे दिया 5000 जूल। वर्क डन कितना है 5000। एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास ऑफ द बॉय कितना है 50 kg। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अभी हम फोर्स को भी तोड़े तो फॉर्मूला क्या बनेगा मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। ठीक, तो वर्क इज इक्वल टू आया मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। ठीक, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इस वर्क डन की जगह क्या लिखेंगे 5000 जूल इक्वल टू मास आया 50 kg। ठीक, एक्सेलरेशन हमारा दिया हुआ है 1 मीटर पर, एक्सेलरेशन कितना आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्टेंस s जो है वो आपको नहीं दिया। ठीक, तो 5000 इज इक्वल टू 50 इनटू s। ठीक, ये 0 0 कैंसिल, 500 डिवाइडेड बाय 5। तो ये कैंसिल होके कितना आएगा, ये आ जाएगा 100 मीटर। मतलब s मतलब लेंथ आया। तो किसका लेंथ आया ये लेंथ मतलब इसको डिस्टेंस कर सकते हैं, s मतलब डिस्टेंस होता था ना। तो इसमें तो डिस्टेंस किसको कहा था लेंथ ऑफ लैडर आ गया हमारा 100 मीटर। ठीक है, ये आपका ये इजी क्वेश्चन। चलिए इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आप चलिए पढ़ लीजिए। ये एक लैडर दिया हुआ है। ठीक है, एक सीढ़ी बनाया है, एक सीढ़ी है 2 ऐसे करके, मतलब इसका हाइट इसका हाइट इसका हाइट। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, ये हाइट ये हाइट ये हाइट ये हाइट, मतलब कि सीढ़ी है जिसका हर एक डंडा मतलब हर एक स्टेप कितना है 2 मीटर का, 2 मीटर का एक स्टेप दिया। ठीक, 2 मीटर सेंटीमीटर यानी 2 मीटर दिया। ठीक है, मीटर तो बहुत बड़ा है, सेंटीमीटर इसको कर दीजिए। चलिए रहने दीजिए, 2 मीटर है। ठीक, अब आपको लिखना है कि बॉय क्लाइम्स अ लैडर ईच ऑफ 2 मीटर स्टेप्स ऑफ 10 स्टेप्स। ठीक, मतलब 2 मीटर का स्टेप है, एक स्टेप 2 मीटर का है और ऐसा ऐसा 10 स्टेप दिया हुआ है। और लड़के का वजन जो है 25 kg है और वो एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। आपको इसे लिखना भूल ही गए, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय द बॉय। वर्क डन कितना होगा वो बॉय से, चलिए कैलकुलेट करते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस लिख सकते हैं। ठीक है, मास ऑफ द बॉय कितना है
25 kg। एक्सेलरेट कितना किस स्पीड से कर रहा है लड़का? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, एक स्टेप कितना है? 2 मीटर है। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 10 स्टेप्स दिया है और हर स्टेप 2 मीटर का है। तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो कितना कवर होगा? टोटल डिस्टेंस तो 2 मीटर इंटू 10 स्टेप्स है। ठीक, 10 स्टेप्स है, कितना हो जाएगा? 20 मीटर। ये आएगा इसका डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 20 मीटर। तो 20 मीटर लीजिए। ठीक है, ऐसे तो 2 मीटर का स्टेप का सीढ़ी नहीं होता है, मान लीजिए इमेजिनरी है। तो 25 5 जा 125 125 इंटू 2, तो ये हो गया मतलब या ऐसे सीधा कर लो 5 टू 10 100 2500 2500 जूल्स इज योर आंसर। ठीक है, ठीक है ना? बहुत आसान क्वेश्चन है। फोर्स इज इक्वल टू, हम लोग अभी क्या बताएंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस भी लगा सकते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू, फोर्स के जगह मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एस। वर्क इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस लगा देंगे। मास दिया था लड़के का, एक्सेलरेशन दिया था, एक स्टेप 2 मीटर का था, ऐसा वो 10 स्टेप चल रहा है, 10 से इंटू कर देंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन अब देखिए। ये तो बहुत वीडियो लंबा पड़ जाएगा। ठीक, 10 से इंटू कर देंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन अब देखिए। ठीक है, ये तो बहुत वीडियो लंबा पड़ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद का टॉपिक दूसरे वीडियो में बनाया जाएगा। A person of mass 50 kg climbs a tower of 72 meter. Calculate the work done. ठीक, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स के जगह क्या लगा सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस, क्योंकि इसमें फोर्स तो दिया नहीं है ना, न्यूटन का ही लिखा नहीं है। मास कितना है? 50 kg। अब एक चीज आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर लिखा है कि पर्सन क्लाइम्स अ टावर। टावर कैसे होता है? ये है ना टावर। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे आएगा तो उस समय एक्सेलरेशन जो है वो रिप्लेस किससे होगा? एक्सेलरेशन ए जो है वो रिप्लेस हो जाएगा जी से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जी इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब कोई भी चीज ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चलने लगेगा, ऊपर नीचे आने जाने लगेगा, तो उस समय हम लोग एक्सेलरेशन को रिप्लेस किससे करेंगे? जी से। ठीक, और इस ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मास इनटू जी इनटू एस। ठीक, और उस कंडीशन में हम लोग एस लिखो, हम चाहे या तो इसको हाइट लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एम इनटू जी इनटू एच। क्योंकि कोई भी चीज देखो जब हॉरिजॉन्टल में चलता है, ठीक है, ये ध्यान दो, कोई भी चीज जब हॉरिजॉन्टल चलता है ऐसे या ऐसे, तो उस समय जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एस। ठीक, लेकिन कोई भी चीज यदि अप एंड डाउन चलने लगेगा, वर्टिकल, क्या वर्टिकल अप एंड डाउन, उस समय जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस का नाम पड़ जाता है एच। एच फॉर हाइट, क्योंकि ये टावर ऊपर नीचे ऐसे है ना, मतलब आदमी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, इस कंडीशन में एस की जगह एच हो जाएगा। अब फॉर्मूला में डाल तो कोई इजी हो गया। मास कितना होगा? 50 kg। जी का वैल्यू कितना है? सबको पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ में कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ नहीं दिया तो 9 लेंगे, नहीं तो कभी कभी 10 भी दिया जाता है। और एज कितना दिया है? 72 मीटर। ठीक, आप ये पॉइंट हटा दो, 0। अब क्या करेंगे कि ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू 98 इंटू 72, ठीक, 360 इंटू 98 मल्टीप्लाई करो, 0 98 से 48 करे 4 28, उसके बाद ये हो गया 0 9 से 24 कैरी 2 एंड 9 से 54 कैरी 5 27 32, तो 0 8 2 5 3। कितना आ रहा है? 35280 जूल। आज भी कहेगा 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई चेक कर लो, जैसे 48 34 24 24 8 2 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बिल्कुल सही है और ये आंसर आपका सही है। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग को
नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ओके, आज अब हम लोग वर्क एनर्जी पावर का एक नया टॉपिक देखेंगे। इसका क्या नाम है? वर्क डन अगेंस्ट और टूवर्ड्स ग्रेविटी, ठीक है। वर्क डन टूवर्ड्स और अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? जब कोई भी चीज किस एक्सेलरेशन से अर्थ अपनी तरफ उसको खींचता है या अर्थ से उसको दूर फेंका जाता है, ठीक है। तो वर्क डन का हम अभी कल फॉर्मूला क्या बताए थे? फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक। और फोर्स का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं हम लोग? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और हम क्या बताए थे कि कोई भी चीज अप एंड डाउन चलेगा। क्या? अप एंड डाउन। कोई भी चीज यदि अप एंड डाउन चलता है तो इसका मतलब क्या होगा? उसमें एक्सेलरेशन रिप्लेस हो जाएगा g से, m इनटू g, ठीक है। अब कोई भी चीज यदि ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चलता है उस कंडीशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन। लेकिन कोई भी चीज अप एंड डाउन चलेगा तो उस समय क्या हो जाएगा? ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी जिसको हम लोग कहते हैं, और उसको हम लोग क्या लिखते हैं? जी, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स के जगह क्या लिख सकते हैं? m इनटू g। और डिस्टेंस, इस कंडीशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? s। लेकिन जब अप एंड डाउन चलता है कोई भी चीज तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस होता है वो उसका क्या हो जाता है? हाइट हो जाता है। तो डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे? हाइट, ठीक। वर्क इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनकर आया? m इनटू g इनटू h, वेयर W इज इक्वल टू वर्क डन, G इज इक्वल टू क्या आएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, M इज इक्वल टू क्या आएगा? मास। किसका मास? मास ऑफ द बॉडी। और H इज इक्वल टू हाइट, ठीक है। अब इसमें देखिए वर्क डन टूवर्ड्स ग्रेविटी, और एक कंडीशन क्या है? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। दोनों में फर्क क्या है? टूवर्ड्स ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी में। तो टूवर्ड्स ग्रेविटी का मतलब होता है कि टूवर्ड्स ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज ग्रेविटी के साथ काम कर रहा हो, ठीक है। तो ग्रेविटी कहाँ होता है? जल्दी बताइए। चलिए, ग्रेविटी कहाँ होता है? अर्थ, क्योंकि अर्थ ही किसी चीज को अट्रैक्ट करता है, मतलब ग्राउंड पे। तो कोई भी चीज यदि नीचे की तरफ गिर रहा है, कहाँ की तरफ? डाउनवर्ड हो रहा है, इस डाउनवर्ड, ठीक। कोई भी चीज यदि डाउनवर्ड हो रहा है उस कंडीशन में जो वर्क का फॉर्मूला बनेगा, वर्क इज इक्वल टू m इनटू g इनटू h। और ये जो बनेगा m इनटू कौन सा g? प्लस g इनटू h इज इक्वल टू प्लस mgh। मतलब ऐसे कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क डन कैसा होगा? वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। समझ आए क्यों? क्योंकि ग्रेविटी कहाँ है? ग्रेविटी कहाँ है? अर्थ के ग्राउंड पे और नीचे ही आ रहा है, इसलिए इस कंडीशन में g का वैल्यू क्या होगा? प्लस होगा, टुवर्ड्स ग्रेविटी, ठीक। अब सेम इसी तरह से इस कंडीशन में वर्क डन होगा क्या होगा? पॉजिटिव वर्क, ठीक, प्लस वर्क। इस कंडीशन में कोई भी चीज यदि अर्थ से ऊपर जा रहा है, ये क्या है? अर्थ सरफेस है, ठीक। और अर्थ सरफेस से कोई भी चीज ऊपर जा रहा है तो हमसे दूर जा रहा है, तो दूर जाने का मतलब कि g का वैल्यू क्या होगा? इसमें जो g का वैल्यू होगा वो क्या होगा? माइनस। माइनस मतलब कैसा होगा? नेगेटिव। अब इस कंडीशन में देखेंगे तो जो वर्क डन आएगा, वर्क इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, जो फॉर्मूला हम बताए हैं, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस जी इंटू एच।
मतलब वर्क इज इक्वल टू माइनस mg। ऐसे कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वर्क डन इज नेगेटिव। ठीक है, वर्क डन इज नेगेटिव मतलब कोई भी चीज को यदि हम लोग अपने से ऊपर फेंक देते हैं, जमीन से ऊपर, उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। और यदि कोई भी चीज अर्थ की तरफ गिर रहा है, टुवर्ड्स द अर्थ है, उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि जी अर्थ में ही होता है, और जी से ऊपर, अर्थ से ऊपर जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा। इस कंडीशन में माइनस वर्क, इस कंडीशन में प्लस वर्क। ठीक है, इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या है, ये पानी को ऊपर खींच रहा है। ठीक, क्या क्या गिवन है, 200 kg जो है ये क्या है, इसका मास है 200 kg। और हाइट कितना दिया है, ये मास, ये हाइट 6 मीटर, जी का वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब वर्क डन हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, ऊपर जा रहा है तो जी का वैल्यू क्या होगा, माइनस में। ठीक, मतलब ये कौन सा कंडीशन है, ये कंडीशन है अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि ऊपर खींच रहा है। ठीक, थ्रू वर्टिकल हाइट ऑफ वर्क लिफ्टिंग, ऊपर खींच रहा है। ठीक, तो इस कंडीशन में अब वर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाएंगे, m इनटू g इनटू h माइनस। ठीक, मास कितना है 200 kg, g कितना होगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h का वैल्यू कितना है 6 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस, तो 6 टू 12 और 3 जीरो, ये आया -1200, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 12,000 जूल। ठीक, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इज 12,000 जूल, 12,000 जूल अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक, अगेंस्ट ग्रेविटी। और ये यदि हमारा यदि अगेंस्ट हम लिख देंगे तो हमको माइनस नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगेंस्ट मतलब ही क्या होता है, माइनस, और टुवर्ड्स मतलब क्या होता है, प्लस। ठीक, तो 12,000 जूल वर्क डन जो हो रहा है कहाँ, अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। A car is being driven by a force कितना दिया है 2.5 into 10 to the power 10 न्यूटन। ठीक, 10 to the power 10 न्यूटन, traveling at a constant speed of 5 meter per second। ठीक, takes 2 minutes to reach a certain place। समझ गए, कैलकुलेट द वर्क डन। अब ट्रैवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और t दिया हुआ है 2 मिनट, और वो अब क्या लेंगे, आपका थोड़ा कंफ्यूजन होगी, ये 5 मीटर पर सेकंड को v लें कि u लें। ठीक, तो जब कभी ऐसा दिया रहता है जिसका मतलब आप समझ लीजिए कि जब स्टार्ट हुआ होगा तो वो रेस्ट में रहा होगा, मतलब हमारा u 0 होगा और ये v का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, समझ गया ना, कोई भी चीज जब स्टार्ट होता है तो वो तो रेस्ट में ही रहा होगा, अब रेस्ट में था, अब वो एक्वायर कर लिया वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड पर। और आपको कहा है कैलकुलेट द वर्क डन, तो वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स तो हमारा मान लीजिए वैल्यू दिया हुआ है 10 to the power 10 न्यूटन। अब हमको इसमें क्या प्रॉब्लम है, डिस्टेंस नहीं दिया है, ये क्या नहीं दिया है, ये हम लोगों को फाइंड करना होगा डिस्टेंस। ठीक, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, और v square minus u square is equal to 2s। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड इक्वेशन। देखिए इसमें तो v u और हमको s चाहिए t, तो सेकंड इक्वेशन में मोशन लगा सकते हैं फर्स्ट से, देखिए काम हो जाएगा आपका। फर्स्ट लगा v is equal to u plus at, v का वैल्यू 5, u का वैल्यू 0, a का वैल्यू इसमें नहीं रहेगा क्योंकि s का जरूरत है, तो s is equal to ut plus half at square, v square, इसमें हमको चाहिए s,
तो एस के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन में मोशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में मोशन लगाएंगे तो एस क्या, सेकंड इक्वेशन में मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब एक चीज देखो, कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ था, तो मतलब अब इसमें u का वैल्यू हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ये दिया हुआ है कांस्टेंट स्पीड, मतलब इसी स्पीड से चलते जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, अभी देखिए कंफ्यूजन हुआ ना, तो इसी तरह से आप एग्जाम में मत कंफ्यूज होइए। 5 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम कितना दिया हुआ था, 2 मिनट, तो 2 × 60 कर देंगे, क्योंकि ये मिनट को सेकंड में चेंज करना है, तो ये आ जाएगा 5 × 10 600, ये क्या आएगा 600 हमारा आएगा, ये हो गया 600 मीटर। अब पूछा हुआ है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स दिया हुआ था, डिस्टेंस हमारा आया 600 मीटर, ठीक, क्या आया 600 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया, ये पॉइंट हटाएंगे 0, ये और ये 0 खत्म, तो 25 × 10⁻10 × 60, इसका इससे इनटू करेंगे 1500 × 10⁻10 जूल आएगा वर्क टन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻, पॉइंट के बाद हम लोग कहाँ आए 1 2 3, तो 10⁻10 और प्लस 3, ये होगा 1.5 × 10⁻13 जूल, ये हमारा वर्क टन आ गया, ठीक। ये ठीक, आज हम लोग वर्क टन क्लास 9 का एक नया टॉपिक देखेंगे, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लाइकली। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, सिंपल वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क इज इक्वल टू mgh। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, जिसमें हम लोग फॉर्मूला लगा रहे थे, वर्क इज इक्वल टू माइनस, वर्क इज इक्वल टू मतलब w इज इक्वल टू m इनटू -g इनटू h अगेंस्ट ग्रेविटी, और टुवर्ड्स ग्रेविटी में क्या लगा रहे थे, w इज इक्वल टू m इनटू +g इनटू h, ठीक है। अब इसमें देखेंगे वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लाइकली। ऑब्लाइकली का मतलब क्या होता है कि इन सर्टेन एंगल, मतलब वर्क डन जो होगा उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल बनेगा, ठीक, मतलब एंगल मेड बिटवीन द फोर्स एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो फोर्स लगाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके बीच में एंगल बनेगा, ठीक। और उस एंगल को हम लोग क्या नाम देंगे, थीटा। कितना डिग्री का एंगल बनेगा, थीटा मान लो। चलिए देखिए, तो वर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक, मतलब वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू क्या था, डिस्टेंस, ठीक। तो अब इसमें जब जैसे कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर डिस्टेंस, और दोनों के बीच में एंगल बना थीटा, इस एंगल का क्या नाम हो गया, थीटा, ठीक। तो हम लोग इसमें क्या लेंगे, कॉस थीटा लेंगे, कॉस थीटा, ठीक है। ये क्लास 9 वाले बच्चों के लिए नया है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री है इसमें। अभी आप याद रखिए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, एंगल मेड बिटवीन द फोर्स एंड डिस्टेंस, फोर्स और डिस्टेंस के बीच के एंगल को कहेंगे कॉस थीटा, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला बनता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ठीक। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑब्लाइकली, जो वर्क डन होगा उसका फोर्स किसी बॉडी के अंदर लगेगा और वो ऑब्जेक्ट एक
एंगल बनाकर मूव करेगा। जिस एंगल का नाम थीटा है उस एंगल को कहेंगे cos थीटा, ठीक है, ये बनेगा। अब इसमें याद रखिएगा स्टैंडर्ड डिग्री पूछ रहा है। स्टैंडर्ड डिग्री का मतलब जैसे cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, 1/2 नहीं √3/2। cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 90 डिग्री, ठीक। इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम वर्क डन होगा। क्या होगा, मैक्सिमम वर्क डन होगा। वर्क डन जब सबसे ज्यादा एंगल कितने डिग्री पे बनता है 0 डिग्री पे, और सबसे कम वर्क डन कब होगा जब 0 डिग्री होगा, ठीक है। मिनिमम वर्क, क्योंकि इसका वैल्यू सबसे कम है, और यहाँ पर क्या होगा मैक्सिमम वर्क। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, इसको हम दिखा देते हैं आपको। अभी हम क्या बताएं, चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। जो टॉपिक अब हम लोग पढ़े ऑब्लाइट करने, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बनाएगा तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या है। ये क्या है, a boy moves through an angle of 60 degree when a force of 20 न्यूटन। क्या क्या दिया है, थीटा कितना है 60 डिग्री, फोर्स कितना दिया हुआ है 20 न्यूटन, अप्लाइड ऑन द बॉक्स, और बॉक्स मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस कितना दिया 5 मीटर। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू F इनटू S इनटू cos थीटा। जब कोई ऑब्जेक्ट एक एंगल बनाकर मूव करता है तो फोर्स यहाँ पर लगा तो ये कितना डिग्री के एंगल पे घूमा 60 डिग्री। तो F का वैल्यू कितना होगा 20 न्यूटन, डिस्टेंस कितना होगा 5 मीटर, और cos 60 का वैल्यू अभी हम क्या होता है 1/2, ठीक। क्या वैल्यू था 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे cos 60, तो 20 न्यूटन इंटू 5 मीटर इंटू 1/2। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, 500 20 मतलब 50 जूल। वर्क डन कितना है 50 जूल, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट वैल्यू बैठाना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A pulley holds the luggage on his head of force of 100 न्यूटन। फोर्स कितना लग रहा है 100 न्यूटन, न्यूटन दिया है मतलब फोर्स अप्लाइड ऑन हिम, and it moves through a distance of, डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है 10 मीटर, ठीक। वर्क डन इसमें थीटा नहीं दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, थीटा नहीं दिया हुआ। आप डायरेक्टली यदि फॉर्मूला लगाएंगे तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये फोर्स आपका दिया हुआ है फोर्स 100 न्यूटन, ठीक है। डिस्टेंस आप कहेंगे 10 मीटर, और हम लोग सॉल्व कर दिए तो 1000 जूल हो गया, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्यों गलत है देखिए, बता सकता है कोई, बताओ। देखिए गलत क्यों है, क्योंकि ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और ये पुली है, यहाँ पर ये अपने लगेज को रखा है, ठीक। और ये डिस्टेंस ऐसे ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर, और ये जो फोर्स लग रहा है कितना है 100 न्यूटन। अब आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं, ये फोर्स और ये डिस्टेंस दोनों के बीच में एंगल कितना बना 90 डिग्री बना ना। फोर्स कहाँ है, ये पुली के एकदम सिर पे, यहाँ पर लगेज, ये क्या है लगेज यहाँ है, ठीक है। लगेज करीब 100 न्यूटन, और यहाँ ये डिस्टेंस कर रहा है 10 मीटर का। फोर्स और डिस्टेंस के बीच में जो एंगल बना है वो कितने डिग्री का बन रहा है, थीटा यहाँ पर कितना बना 90 डिग्री दिया हुआ था, थीटा दिया हुआ था, क्वेश्चन में छिपा हुआ है। अब इस कंडीशन में आप वर्क डन निकालेंगे तो F इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री, तो चाहे कोई भी वैल्यू हो 100 न्यूटन इंटू 10 मीटर, ठीक है 10 मीटर इंटू कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, अंडा, आंसर भी आ गया 0 मतलब
अब ऐसा तो कूली को कहेंगे कि भैया आप तो वर्क डन किए नहीं, आपको पैसा नहीं देंगे, ऐसा नहीं। प्रैक्टिकली वो वर्क डन किया, थका, उसका एनर्जी लगा, लेकिन न्यूमेरिकली यदि देखेंगे तो वर्क डन का वैल्यू क्या आएगा? 0 जूल, क्योंकि फोर्स ऐसे है और डिस्टेंस ऐसे ट्रेवल कर रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो? 90 डिग्री। 90 डिग्री का वैल्यू 0, मतलब इस कंडीशन में जो है 90 डिग्री पे मिनिमम वर्क डन होगा, ठीक, मिनिमम वर्क, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर एक क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द वर्क डन बाय अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द सन, मूविंग अराउंड द मून, फोर्स अप्लाइड बाय द मून दिया ऑन द सैटेलाइट इज 5 लाख न्यूटन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सैटेलाइट इज 2000 किलोमीटर। चलिए वर्क इज इक्वल टू F इनटू S इनटू Q। अब देखो ये सैटेलाइट यहाँ जो है ये यहाँ और ये अर्थ और ये सैटेलाइट, ठीक। सैटेलाइट क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है ना। सैटेलाइट क्या कर रहा है? सैटेलाइट अर्थ का चक्कर लगा रहा है। अब इसमें एक चीज ध्यान देंगे आप, यदि कोई चीज ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है, कोई चीज सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है, तो इसका मतलब है कितना 90 डिग्री हो रहा है? 1 2 3 4, मतलब 90 डिग्री जो होगा वो कितना टाइम्स आया? 4 टाइम्स, मतलब 1 राउंड में 4 टाइम्स 90 डिग्री आया। तो इसका मतलब क्या क्या आएगा? cos 90 डिग्री आएगा इनटू 4। चलिए फोर्स कितना है? फोर्स चाहे कुछ भी रहे उससे देखो, तो कोई चीज गोले में घूमेगा ना तो वर्क डन 0, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के हिसाब से चल रहा था, 90 इंटू 4, तो 0 इंटू 4 करोगे तो फिर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो फोर्स का भले कितना भी दिया हो 5 लाख न्यूटन, डिस्टेंस दिया हुआ था, डिस्टेंस कितना दिया हुआ था? डिस्टेंस दिया था 2000 किलोमीटर, तो मीटर में भी इसमें आंसर ही सीधा 0 होगा। cos 90 मतलब 0 इंटू 4। एबिलिटी ऑफ द बॉडी, ability of the body to do work is called as energy। मतलब हम लोगों के बॉडी के अंदर क्या एबिलिटी है, क्या कैपेबिलिटी है जो हम लोग वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी या तो इक्वल होगा वर्क डन के, ग्रेटर होगा, और या तो एनर्जी वर्क डन के इक्वल हो सकता है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन किसी भी बॉडी में ऐसा नहीं हो सकता कि एनर्जी कम है और वर्क डन वो ज्यादा कर दे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मान लो हम लोग 100 किलो का पत्थर उठाते हैं, ठीक, मतलब हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी है 100 किलो का पत्थर उठाने का। मान लेते हैं उसके ऊपर 10 ग्राम का पत्थर हम लोग और रख दें, तब भी हम लोग उसको उठा लेंगे। इसका मतलब हमारे अंदर क्या था? एनर्जी अभी भी और है, 10 ग्राम 2 ग्राम 1 ग्राम पत्थर उठा लेने का। मतलब बॉडी के अंदर एनर्जी क्या होता है? ज्यादा होता है, और वर्क डन हम लोग हमेशा कम करते हैं। तो एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क डन या एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, लेकिन एनर्जी कभी भी कम नहीं हो सकता है वर्क डन, ठीक है। एनर्जी जब भी होगा ज्यादा होगा या इक्वल होगा वर्क डन से, ठीक। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं यूनिट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो हम लोग पहले भी बताए हैं कि एनर्जी भी क्या है? एनर्जी का मतलब कैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। तो जो वर्क डन का एनर्जी यूनिट था, तो वही एनर्जी का भी यूनिट होगा। एनर्जी का यूनिट क्या क्या होगा? ऐसा यूनिट में क्या होता है? जूल, और सीजीएस यूनिट में क्या होता है? अर्थ, ठीक। और ये रिलेशन भी हम लोग बता चुके थे कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्थ। इसमें थोड़ा बड़ा यूनिट भी होता है, बड़ा यूनिट मतलब बिगर यूनिट्स ऑफ एनर्जी, बड़ा यूनिट मतलब बिगर यूनिट्स ऑफ एनर्जी देखेंगे तो जैसे होता है किलो जूल, तो 1 किलो जूल में कितना होता है? इसको केजे लिख सकते हैं, 1 किलो जूल में होता है 1000 जूल, ठीक है। 1 मेगा जूल होता है, तो 1 मेगा जूल में 1 ऐसा लिख सकते हैं, 1 मेगा जूल में कितना होता है? 10 टू द पावर मतलब 10 लाख जूल, मतलब 10 टू द पावर क्या लिख सकते हैं इसको? 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। ये यूनिट है किलोवाट पर, बड़ा यूनिट, ठीक।
इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं एक चीज इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। चलिए इसके पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि काइंड्स ऑफ एनर्जी। काइंड्स ऑफ एनर्जी तो बहुत तरह का एनर्जी होता है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कोई भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होता है ड्यू टू रेस्ट और पोजीशन। ड्यू टू रेस्ट और पोजीशन। पोजीशन के रेस्ट के चलते यदि किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी आता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि मान लेते हैं कोई 100 किलो का पत्थर कहीं पर रखा है, 50 किलो का पत्थर जमीन पर रखा है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगा रेस्ट या पोजीशन के चलते उसका क्या होगा? उसको कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो किसके चलते होता है? ड्यू टू मोशन। कोई भी बॉडी के अंदर यदि मोशन है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। तीसरा इसी तरह से होता है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी मतलब ड्यू टू साउंड, ठीक। इसी तरह से और होता है केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी ड्यू टू हीट, ठीक, मतलब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स मतलब कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब, ठीक है। और अदर सब्सटेंसेस, किसी भी चीज के जलने से जो एनर्जी निकलता है उसको क्या कहेंगे? हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी, केमिकल्स के चलते, जैसे बैटरी में जो एसिड होता है उसके चलते जो एनर्जी निकलता है वो केमिकल एनर्जी, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा एनर्जी होता है। दूसरे एनर्जी के बारे में देख लो तो जैसे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज द टोटल एनर्जी possessed by the possessed in a body। किसी भी बॉडी के अंदर यदि टोटल एनर्जी के बारे में बात कर लिया, टोटल एनर्जी कितना है, इसका मतलब है किसी भी बॉडी के अंदर टोटल एनर्जी कितना है, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? मैकेनिकल एनर्जी निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी दिया है 50 जूल्स का है, और किसी बॉडी के अंदर दिया होगा उसी से बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी दिया है 20 जूल्स है। इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर टोटल एनर्जी यदि फाइंड आउट करना है, उस बॉडी के अंदर टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? 50 जूल, और काइनेटिक एनर्जी कितना है? 20 जूल। दोनों को ऐड कर देंगे 70 जूल इसका आएगा टोटल एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह का मेनली एनर्जी है, और भी बहुत टाइप का एनर्जी होता है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होता है, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग के घर में आता है, जिससे आज हम लोग अपना पैनल चला रहे हैं, लाइट चलाते हैं, फैन चलाते हैं, वो सब एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसमें एक चीज ध्यान देंगे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी is mainly calculated in terms of किलोवाट आवर। इसको क्या पढ़ेंगे? किलोवाट आवर, ठीक है। किलोवाट आवर में नापते हैं हम लोग को। जो घर का बिजली का बिल आता है ना, तो वो किलोवाट आवर में आता है। जैसे किसी के घर बिजली का बिल आया 100 किलोवाट आवर, मतलब 100 यूनिट आता है ना। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट का बिजली चलाएं हम लोग, ठीक। घर में जो बिजली का बिल आता है, किसी का 100 आता है, किसी का 50 आता है, तो जो 1 यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं? किलोवाट आवर। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर, ठीक है, किलो वाट आवर एंड जूल। किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं
1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, ठीक है। 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट और 1 आवर का मतलब होता है 60 इंटू 60 सेकंड। तो कितना आएगा 6 36, 3 और ये 2 5 0, तो ये आएगा, ठीक है, वाट इंटू सेकंड। वाट सेकंड को भी हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। ये क्या आया, ये आया वाट, वाट इंटू सेकंड को हम लोग कहते हैं जूल, तो ये आया जूल। हम लोग इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6 जूल, और या तो किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर, इसमें 3 जीरो कम कर देंगे, क्योंकि 1 किलो जूल का मतलब क्या होता है 1000 जूल होता है, तो 3 जीरो कम करेंगे तो क्या आएगा, ये हम लोग का आ गया 10 टू द पावर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो जूल में आ गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर और जूल, ठीक। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कोई भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कोई भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है उसके रेस्ट के कारण। मान लेते हैं अभी हम इधर उधर चल रहे हैं, मोशन में है, तो हमारे अंदर काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन मान लेते हैं हम किसी जगह पे अभी जाकर बैठ जाते हैं, चेयर पे चुपचाप सिट कर जाते हैं, बैठ गए जाते हैं, तो हमारे अंदर जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे फैन है, वो अभी सिर्फ लटका हुआ है, चल नहीं रहा है, स्टार्ट नहीं है, ऑन नहीं है, तो ऑफ कंडीशन में फैन के अंदर जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। और वही फैन जब मूव करने लगेगा, चलने लगेगा, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगा वो कौन सा होगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखेंगे हम लोग, तो क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है काइनेटिक एनर्जी, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं, क्योंकि टोटल एनर्जी किसी भी बॉडी में इन दोनों को सम करने के बाद ही आता है। मतलब समझ रहे ना, कोई भी बॉडी या तो रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एनर्जी ड्यू टू रेस्ट, ठीक। इसमें क्या होगा, एनर्जी ड्यू टू मोशन, ठीक है। एनर्जी ड्यू टू मोशन। सेकंड, इसमें वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, क्योंकि रेस्ट में। इसमें वेलोसिटी क्या होगा, नॉट जीरो, मतलब हैज सम वैल्यू, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच, ठीक, जिसमें P का मतलब होगा पोटेंशियल एनर्जी, m इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, g मतलब ग्रेविटी, h इज इक्वल टू, ठीक है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h इज इक्वल टू हाइट, ठीक। इसमें देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है, हाफ mv²। k e इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, k e इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी m इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी और v इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी क्या हो सकता है, इनिशियल भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है। इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनिशियल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, फाइनल वेलोसिटी भी हो सकता है, मतलब u भी हो सकता है और v भी हो सकता है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u होता है और फाइनल वेलोसिटी v होता है। तो मेनली काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में यही डिफरेंस है। काइनेटिक एनर्जी का वैसे दो टाइप होता है, एक होता है
पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का दो टाइप है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का दो टाइप है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना नोट किया ना। नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग एक जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया उसको डिराइव करेंगे हम लोग। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो कैसे करेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता था? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यदि देखेंगे तो हम लोगों को क्या करना है? मास का जरूरत है। चलिए इक्वेशंस ऑफ मोशन देखेंगे तो इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लो। चलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लो। अब थर्ड ही क्यों लेंगे बताते हैं। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता था? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, क्योंकि इसमें as का जरूरत पड़ेगा। बाकी दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन में थर्ड मतलब फर्स्ट में क्या होता था? v इक्वल टू u प्लस a2 और सेकंड में होता था s इक्वल टू u2 प्लस a2 स्क्वायर। इसमें as का नहीं आया है, इसलिए इन दोनों को हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, ये और ये क्या होगा? इसको ले लेंगे क्योंकि as आएगा सिर्फ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as में ही आएगा। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आएगा, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। चलिए इसको देखते हैं आगे। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as आया। अब यदि लिखते हैं कि इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम, कोई भी बॉडी तो रेस्ट से ही स्टार्ट होगा, तभी तो वेलोसिटी एक्वायर करेगा, क्योंकि हर बॉडी कहीं ना कहीं कभी ना कभी रेस्ट में ही होता है। तो रेस्ट का मतलब u क्या होगा? 0। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो होगा उसका क्या होगा? 0। तो v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 2as। ठीक, अब क्या करेंगे? वर्क इज इक्वल टू आया है m इंटू a इंटू s। तो वर्क इज इक्वल टू m इंटू as का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, इसमें as का वैल्यू निकालो। v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू as। ठीक, v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू क्या आया? as। तो as का जो वैल्यू आया वो v स्क्वायर बाय 2, तो ये हो गया हाफ m v स्क्वायर। और यही वर्क डन को हम लोग काइनेटिक एनर्जी करेंगे और ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, समझ गए ना? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लिए थे? क्योंकि उसमें भी as आया और यहाँ पर हमको as का रिक्वायरमेंट है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू as, हाफ m मतलब वर्क इज इक्वल टू m इनटू as का वैल्यू आया v स्क्वायर बाय 2, ये आ गया हाफ m v स्क्वायर। हाफ मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है 1, तो 1 इंटू 1 बाय 2। ठीक है, 1 बाय 2 क्या आएगा? 1 बाय 2 m v स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास कितना दिया है? 2 kg। वेलोसिटी कितना दिया है? 0.1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 0.1 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी पूछा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m v स्क्वायर। मास कितना है? 2 kg और वेलोसिटी कितना है? 0.1 का होल स्क्वायर। ये 2 कैंसिल, 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.1 into 0.1 कितना आएगा? 0.01 जूल। ठीक है, ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू बॉडीज ऑफ, अभी और एक क्वेश्चन और है क्या देखें? लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए इसको आप। चलिए लास्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑन ए बॉडी ऑफ मास
मास दिया हुआ है 50 kg और काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 40 जूल। अच्छा ठीक, फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी, अच्छा काइनेटिक एनर्जी दिया, फिर काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन द मास इज ट्रिपल। अच्छा काइनेटिक एनर्जी कितना होगा यदि मास को ट्रिपल कर देंगे तो डायरेक्ट लगा दें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ mv²। तो मास इनटू कितना था मास 5 kg, 5 kg को ट्रिपल कर दो तो 5 3 जा 15, लेकिन v² देखो नहीं दिया। देखिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है, तो v इससे निकाल दो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी दिया है 40, हाफ इनटू मास हमको दिया है 50 इनटू v²। मास कितना दिया था 5 kg, सॉरी मास कितना दिया है 5 kg, मास हमारा 5 kg, हमारा नहीं मतलब इस आदमी का जो दिया बॉडी। तो ये हो जाएगा, इसका कैंसिल नहीं होगा, ये हो जाएगा 40 × 2 = 5v², ये हो गया 8 2 जा 16, वेलोसिटी आया। तो v = क्या होगा 16 का स्क्वायर 4 मीटर पर सेकंड। इसका तो वैसे हम डायरेक्टली v² का जरूरत है, ठीक है चलो ठीक है। v² के यदि वैल्यू पूछा तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर सकते थे हम लोग, डायरेक्ट यहाँ पर 16 में डाल और वेलोसिटी पूछता तो निकाल देते 4 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो ये हो गया 8, तो 15 8 जा 120 जूल्स, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया 120 जूल्स। देखो हम क्या बोले थे, काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास को ट्रिपल कर रहा है, तो ट्रिपल कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा ट्रिपल, मतलब काइनेटिक एनर्जी 40 है और मास को हमारे क्या किया है ट्रिपल किया है। ट्रिपल का मतलब काइनेटिक एनर्जी को भी चाहते तो हम लोग डायरेक्टली 3 से इंटू कर देंगे तो 120 जो देखो आ गया ना। लेकिन मान लो यदि काइनेटिक एनर्जी दिया था 40 और वेलोसिटी को ट्रिपल करता तब क्या होता है बताओ, वेलोसिटी को यदि यहाँ पर ट्रिपल किया होता तब क्या होगा ये बताओ, वेलोसिटी को यदि ट्रिपल कर देगा तो क्या होगा ये बताओ। चलो अब तो कमेंट में बताना सब लोग, हम बता देना वेलोसिटी का मतलब स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। चलो हिंट दे दिए, स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितना होगा सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ओके ये टॉपिक आपका हो गया एनर्जी का। अब इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।